हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग? और आपकी सेल्फ आइसोलेशन का हिसाब किताब कैसा चल रहा है घर में? हम सबको रहते हुए ऑलमोस्ट 6 से 7 हफ्ते हो चुके हैं, कुछ लोगों को 2 महीने भी हो चुके हैं। तो ये काफ़ी लंबा वक्त हो गया है। ऐसे लोग जो इस वक्त घर से काम कर रहे हैं उनके लिए लाइफ फिर भी इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन जो लोग बिल्कुल फारिग बैठे हैं घर पे, या ले ऑफ हो गए हैं, या किसी और तरह का सिलसिला चल रहा है उनका, तो ज़रा मुश्किल हो जाती है इस हालत में। तो उम्मीद है कि आप लोग यू आर स्टेइंग एट होम और सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन कर रहे होंगे। मोस्टली अगर ग्रोसरी स्टोर्स पे जाएं तो आप देख सकते हैं बड़ा क्लियरली कि वहाँ पर बहुत साफ लिखा होता है कि अपने जो ट्रिप्स हैं ग्रोसरी स्टोर तक, वो भी आप इसको मिनिमम रखिए, ताकि इसका चांस कम रहे कि आप किसी भी तरह से दूसरों को या ख़ुद को नुकसान पहुंचा सकें, इन्फेक्ट कर सकें। तो बड़ी यूनिक सिचुएशन है ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। हम जिस तरह बात करते रहे हैं पिछले कई शोज़ में और प्रोग्राम्स में कि इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल बनना बहुत ज़रूरी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। आज शो में हमारे साथ एक बहुत सीनियर और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मजे हुए अदाकार शामिल हो रहे हैं इस शो में। नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि यंग लोगों से आपकी मुलाकात कराएं और यंग टैलेंट को प्रमोट किया जाए, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में कहीं से भी हो। और लेकिन आज हम जो है थोड़ा सा एक यूनिक काम कर रहे हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ़नकार हैं, उनको हम आपसे मिला रहे हैं। अगर आप उनको देखेंगे आप पहचान जाएंगे कि ये तो साजिद भाई हैं, साजिद शाह हैं। और लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपको ये बताएं कि वो साजिद शाह बनने तक का उनका सफ़र कैसा रहा। तो इनको हम इनवाइट करते हैं। साजिद साहब जो हैं, लेट्स ट्राई, उनको अभी फ़ौरन बुला लेते हैं। ओके जी, इनको इनवाइट साजिद भाई को। हमें जो है वो इमरान असलम ने भी ज्वाइन किया। इमरान बहुत ही अच्छे फ़नकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए क्या हाल चाल है? बस मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी के हिकअप्स हैं, मेरा ख्याल है ये हमें थोड़ा बहुत टॉलरेट करने पड़ेंगे, खासकर ऑडियो के। बिल्कुल सही है। मुझे भी ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी आवाज जो है वो रिपीट हो रही है। आई डोंट नो क्यों हो रहा है। आवाज रिपीट तो नहीं हो रही, थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है, एंड में आगे थोड़ी कट रही है आवाज। अच्छा, तो मुझे असल में लोगों ने मशवरा दिया था, क्योंकि मैं घर में बैठ के थोड़ा वजन बढ़ा लिया अपना, तो कहा था कि फोन को या कैमरा को दूर रखना अपने फेस से, वरना बहुत बड़ा फेस आ जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, आज रोड के में है और लेट्स सी। अब कुछ बेहतर हुई आवाज? हाँ, अब बेहतर हुई। कोई बात नहीं, अब लोगों को हमारी बड़ी बड़ी शक्लें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अगर हम अपनी आप शक्लें छोटी करने के चक्कर में रहे तो आवाज नहीं आएगी। ये आप माशाल्लाह जो हैंडसम लग रहे हैं, तो करीब में भी क्लोजर टाइम क्लोजर में भी आप हैंडसम लग रहे हैं। ठीक है सर। तो वेरी वेलकम टू माय शो अंकल टॉक। और ये इंस्टा लाइव हम शो करते हैं और कोशिश करते हैं कि नौजवान लोगों को नौजवान लोगों से इंट्रोड्यूस कराया जाए जो नया टैलेंट है हमारा। और एक बहुत ही सुंदरी और तमीजदार बच्चा हमारे शो पे आया है, तबरेज। बहुत ही डिसेंट बच्चा है माशाल्लाह, अच्छा, थैंक अमेजिंग यू। जी। अच्छा सर, अब अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये सफर, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? दोबारा बताइएगा। एंड में जी। आप आधी आवाज में गायब हो जाती है इधर उधर कहीं। ओह माय गॉड। ओके, आप चाहें तो हम अ, मैं आपको दोबारा। एक एक सेकंड दीजिएगा, मैं जरा कोशिश करता हूँ कि हेडफोन लगा लूं, शायद उससे कुछ मेरा ख्याल। बेहतरी अगर आ गई तो जी, बेहतर है। सही है, बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड। जी बिल्कुल। अब आप कहिएगा। जी जरूर। मेरे में बहुत फर्क पड़ गया। आवाज आ रही है आपको? ओके। आप फ्रीज हो गए हैं। आवाज- आवाज बेहतर है। बस बिल्कुल, ये बिल्कुल, तो मैं स्पीकर से वो रिबाउंड कर रही है। जी जी, अब बेहतर है। जबरदस्त है। चलिए जी, वेलकम बैक टू द शो। और थैंक यू। मेरा सवाल ये था कि आप
बताइए कि आपका ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसने डिसाइड किया आपने कि आप जो है सफर निकलने के लिए आपको एक्टिंग अब वही पुराना जवाब के एक्टिंग का शौक बचपन से था, और वो ये पुराना जवाब मेरे ऊपर भी फिट होता है, वो वाकई बचपन से ही था। जी तो जी स्कूल कॉलेज के ज़माने में आपको पता है कि वहाँ ड्रामेटिक सोसाइटीज़ होती हैं, लिटरेरी सोसाइटीज़ होती हैं, तो आई यूज टू बी वेरी एक्टिव इन दोज एक्टिविटीज़। जी उसमें मतलब बच्चों को असाइनमेंट मिलते थे कि जी आप लिखें भी खुद, प्रोड्यूस भी करें, डायरेक्ट भी करें, पूरा खुद करें। तो मैं उसमें बड़ा मतलब शौक से और दिल से पार्टिसिपेट करता था। अच्छा, फिर वो ज़िंदगी चलती रही, और आपको पता है कि अब भी बहुत सारे लोग इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे कि अब कुछ अरसा हुआ है कि एक्टिंग को, शोबिज को या एक्टर्स को लोगों ने थोड़ा एक्सेप्ट करना शुरू किया है एज प्रोफेशन, एज अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। बेसिकली आप भी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो एक ज़माना तो ये होता था कि एक्टर्स को रिश्ता कोई नहीं देता था, यानी बिल्कुल सही बात है। हाँ, कोई रिश्ता नहीं देता था, और दो चीजें होती थी कि वो कि जी लड़का करता क्या, अगर सिर्फ एक्टिंग करता था, बड़े बड़े नामवर एक्टर खुद बताते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा एक्टिंग करता है, लेकिन ये बताएं काम क्या करता है। और क्या करता है, बिल्कुल सही बात है। कि काम क्या करता है, और वो फिर अजीब अजीब लेबल लगे होते थे माजरत के साथ के मिरासियों का काम है और ये है और वो है। तो मैं वो बचपन तो फिर एक साइड पे रहा, फिर एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने बाकायदा जॉब शुरू की, सेल्स, मार्केटिंग एंड जनरल मैनेजमेंट में। अब फिर वो कभी कभार थिएटर करता रहा, और फिर 91-92 में जो मैंने बाकायदा एक्टिंग सीखने की कोशिश की। ये अलग बात है कि एक्टिंग आई आज तक नहीं है, अभी भी सीखने की ऐसा कोशिश लगे कर नहीं है, सच है। बस मीडियोकर काम होता है। तो कराची आर्ट्स काउंसिल में 3 वर्कशॉप हुए थे, यूनेस्को ने करवाए थे। तो उसमें जो मेरे टीचर्स थे, अली अहमद मरहूम साहब थे, वो पाकिस्तान में थिएटर के पाइनियर्स में से एक थे, बहुत बड़ा नाम था उनका। और अंजुम अय्याज साहब थे, जो बड़े मशहूर स्कल्प्टर भी हैं। और आखिरी जो सेशन जिन्होंने करवाया था कंडक्ट, वो उनको सारी दुनिया जानती है, तलत हुसैन साहब। माशाल्लाह। हाँ, तो वो मेरे बाकायदा उस्ताद थे। उनसे एक बहुत एहतराम मोहब्बत का रिश्ता, मतलब उसके उस्ताद शागिर्द की हैसियत से और कायम हुआ, और वो आज तक है। तो थिएटर भी उनके साथ किया, फिर कैमरे के सामने सबसे पहले भी वही मुझे लेके आए। उनकी अपनी प्रोडक्शन और डायरेक्शन थी। उस जमाने में एक चैनल हुआ करता था, 2 ही चैनल थे, एक पीटीवी था, एक एनटीएम था, अगर आपको याद है। जी। तो उन्हीं की प्रोडक्शन थी, और उन्हों ही ने मुझे ब्रेक दिया, मतलब डेब्यू मेरा जो है ऑन स्क्रीन एक्टिंग वो तलत साहब के साथ हुआ। मेरे उस्ताद भी, मेंटोर, कमाल व्हाटनॉट। के था। सर, मुझे महसूस होता है कि वो हमारे ओह यस, ओह यस, ओह यस, ओह यस, देयर इज नो डाउट। देखें, पाकिस्तान में वैसे अल्लाह ने बड़े बड़े नाम वाले लोग पैदा किए हैं हर फील्ड में, अदाकारी में भी हैं। ऑल टाइम अगर आप देखें, हो सकता है मैं बहुत सारे नाम मिस कर जाऊं, लेकिन अगर ऑल टाइम देखें तो फिल्म के हवाले से मोहम्मद अली मरहूम साहब उनका नाम था, यानी वर्सेटाइल एक्टर थे। फिर अगर फिल्म में और भी वही मुराद साहब, नदीम बेग साहब। फिर अगर टीवी की तरफ आए तो आई थिंक जो हमेशा से जिन्होंने, बल्कि मेरे ख्याल है शुरू से ही उन लोगों ने बहुत डेडिकेशन से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम किया, आज दिन तक उनका नाम और उनका काम और उनके काम की क्वालिटी उसी तरह मेंटेन है। और तलत साहब हैं, मोहम्मद कवी साहब हैं, और कुछ हमारे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उनका काम आज भी जिंदा है। शफी मोहम्मद शाह साहब थे, बहुत अच्छे एक्टर, अमेजिंग। या अभी रिसेंटली हमारे एक और बहुत अच्छे एक्टर आबिद अली साहब का इंतकाल हुआ, वो भी बहुत लाजवाब अदाकार थे। तो अभी भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो खैर ये बात इधर। वो फिर उसके बाद भी मैं जॉब करता रहा, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं कि उस वक्त तक भी फुल एक्टिंग करके आप अपना घर नहीं चला पाते थे।
मैं आपको सच बात बताऊं, यानी फाइनेंशियली उस वक्त भी या तो बहुत ही ज्यादा जो डेडिकेटेड एक्टर थे कि जिनको जुनून की हद तक अ, था बस इस काम से अटैचमेंट, लेकिन उनके साथ भी कोई ना कोई सपोर्टिंग एलिमेंट जरूर होता था कि घर से की कोई सपोर्ट है, वालदैन की है या भाई की है, किसी की है, तो एक पागल आदमी दीवाना सा उस घर में उन्होंने कहा भाई जा तू जो मर्जी है कर, हम चला लेंगे घर। लेकिन अगर हाँ, लेकिन वो उस पागल आदमी की जब वो शादी होती थी, अपनी बीवी बच्चे होते थे, तब बड़े मसाइल होते थे। अनटिल एंड अनलेस कि उसकी अगर वाइफ भी कोई जॉब कर रही होती थी या कोई बिजनेस रन कर रही होती थी तो ठीक था, वरना सिर्फ एक्टिंग की इनकम पे घर नहीं चलते थे उस वक्त, बिल्कुल नहीं। तो मैं तब भी जॉब करता रहा, फिर जॉब भी करता रहा, साथ में मैंने बड़ी अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल में जॉब्स की, एक बहुत बड़े टीवी चैनल पे एज चैनल मैनेजर की हैसियत से भी काम किया। और फुल टाइम जो है एक्टिंग मैंने, वो एक अलग कहानी है कि वो मैं करना नहीं चाहता था फुल टाइम एक्टिंग को प्रोफेशन के तौर पे मतलब अपनाना, लेकिन जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ना चाहते हो भी बहुत कुछ आपको करना पड़ता है। हाँ, यू हैव टू कम्प्रोमाइज, यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ। तो फिर इट वाज अराउंड 2000 आई थिंक 6 और 7 करीब करीब कोई था जमाना, जब फिर मैंने ये डिसाइड कर दिया कि नहीं जी अब फुल टाइम एक्टिंग ही करनी है। हाँ, तो वो बस उसके बाद फिर मुड़ के पीछे नहीं देखा। इंडस्ट्री ग्रो करती रही, ऑनेस्टली इंडस्ट्री ग्रो करती रही, चैनल्स आते रहे। अब बहुत सारे लोग, हर एक इंसान की अपनी ओपिनियन है, राय है, लेकिन आई थिंक जनरल मुशर्रफ के ज़माने में पाकिस्तान में जितनी मीडिया ने तरक्की की है किसी भी दौर में नहीं की। जितने चैनल्स आ जाए, हाँ जी, जितने देखिए, जिस इंसान के जो क्रेडिट है ना उसको दें आप, वो जो डिजर्व करता है उसको दें आप, उसे पसंद करें ना करें, मेरिट पे बात करें, हक और सच की बात करें। हाँ, आपकी उनकी बहुत सारी और चीजों से, कई चीजों पे इख्तिलाफात हो सकते हैं, कर ले आप, लेकिन जो उन्होंने अच्छा किया मुल्क के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए, अवाम के लिए, उसका क्रेडिट आप उनको दें। और बल्कि मेरी ओपिनियन है, जो पिछले कम से कम 30-35 साल से, तो मुझे भी याद है इस मुल्क का सारा जो नक्शा, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल और ये सारा, आई थिंक मुशर्रफ साहब का जमाना वाज द बेस्ट वन, ट्रस्ट मी। आप किसी भी रिजीम का आप केपीआईज मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होते हैं कि मुल्क इकोनॉमिकली तरक्की करे, है ना, लोगों की जिंदगी अच्छी गुजरे, आसान गुजरे, लोगों को रोजगार मिले, लोगों की प्रॉब्लम्स कम हो, गुर्बत कम हो, यही होता है ना, और क्या होता है। अब वो जो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो रेटिंग की हुई है वो बेसिकली इसी चीज पे है, इसी बुनियाद पे। और हाँ, मुझे लगता है कि आपका जमाना कामयाबी का समय, कि वो पैसे और आजादी दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि गवर्नमेंट होता ही आजादी। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। हाँ, नहीं बट मैं आपको बताऊं, देखिए फिर अगेन अभी हो सकता है बहुत सारे लोग जो देख या सुन रहे हो इस चीज पे इख्तिलाफ करें, आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियंस, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो वर्दी में एक इंतहाई डेमोक्रेटिक माइंडेड आदमी था, ही वाज वेरी ओपन माइंडेड मैन, और उसके होते हुए मीडिया उसके क्या नहीं कहता था वो टॉलरेट कर लेता था। अब ये सो कॉल जो हमारे जमहूरी लोग हैं ना, इनमें इतनी टॉलरेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, एंड दैट इंक्लूड्स ऑल पार्टीज एंड ऑल पॉलिटिशियंस। बड़ा दिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम मीडिया पे कोई इनको क्रिटिसाइज कर दे और इनकी जो वाकई बेवकूफियां, गलतियां, करप्शन, जो कि जिसका सबूत भी मौजूद है, उस पर भी कोई बात कर ले तो इनको उस पर भी आग लग जाती है, ये इंतकामी रवैयों पे आ जाते हैं। अच्छा चले, कैसे कंपेयर करते हैं देखें बात यह कि आप जितने भी अदवार देख लें, जितने भी जमाने पीरियड्स देख लें, हर एक के प्लस पॉइंट भी होते हैं, माइनस पॉइंट भी होते हैं। कोई भी जमाना हिस्ट्री का आप उठा के देख लें, 100% ठीक भी नहीं था, 100% बुरा भी नहीं था। हाँ, तो ये मतलब कॉम्बो है ना, साथ साथ चलता है, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, प्लस माइनस साथ साथ
जिंदगी में भी चलती हैं, जमानों में भी चलती हैं। उस वक्त ये कि बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता था स्क्रिप्ट पे, बहुत ज्यादा। मतलब देखें आप अब कोई अच्छा टीवी सीरियल ले लें या अच्छी मूवी ले लें, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी बैकबोन तो उसकी स्टोरी लाइन है, उसका स्क्रिप्ट है। ठीक है, स्क्रिप्ट है, उसके बाद फिर वो डायरेक्शन, तो एक्टिंग, तो आर्ट डायरेक्शन, तो एडिटिंग, वो तो फिर सारे मतलब बाद के इंग्रेडिएंट्स उसमें एडअप होते हैं। यानी अगर अगर वो किसी वजह से स्क्रिप्ट ही कमजोर है तो अच्छे से अच्छा डायरेक्टर बेचारा कितना उसमें अपना मसाला डाल लेगा। अच्छे से अच्छी कास्ट आप ले लेंगे, उनके पास कैरेक्टर में करने को कुछ है ही नहीं, तो वो कहाँ तक अपना खून पसीना निकालेंगे। पहले स्क्रिप्ट पे बहुत ज्यादा काम होता था, और बड़े बड़े नामवर राइटर्स जिनके नाम लोग जानते हैं, अशफाक साहब थे, बानो आपत थी, इस्लाम अमजद थे, असगर नदीम सैयद थे, जुनेजो साहब, खालिद जुनेजो साहब थे, और भी बहुत सारे लोग थे। हाँ, बहुत लंबी लिस्ट है, आज भी है। लेकिन अब एक वर्ड में अगर आप पूछें तो कमर्शलाइज होना बुरा नहीं है चीजों का। कमर्शियल एस्पेक्ट जब तक नहीं होता, कमर्शियल मीन्स बिजनेस इज बेसिकली बिजनेस। बॉटम लाइन पूरी दुनिया की किसी भी कारोबार की क्या है, वो कारोबार की एक्टिविटी नहीं है, वो प्रॉफिट है। हाँ, प्रॉफिट है। यानी अगर आप कोई नौकरी भी ऐसी करते हैं, ऐसी करना चाहते हैं कि आप कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा यार, ये मेरा किचन का खर्चा, ये मेरे यूटिलिटी बिल, ये अगर बच्चे हैं उनकी फीस हैं, ये वो सारे करके और मेरा घर आराम से चल रहा है, तो आप उस नौकरी से, उस जॉब से मुतमईन रहते हैं, 2-4 पैसे एंड में बच भी गए। और अगर आप देखते हैं कि यार मैं सुबह से शाम तक सर भी खपाता हूँ, मिलता मिलाता कुछ है नहीं, आप सेटिस्फाई नहीं होते जॉब से, आप परेशान रहते हैं, तो फिर क्या करते हैं, दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ओवर कमर्शलाइज हो गया है जो ड्रामे का एक एसेंस, जो उसकी खूबसूरती थी, वो थोड़ी सी मुतासिर हुई है। कारोबार के लिहाज से शायद बेहतर हुआ है। हाँ, टेक्नोलॉजी ने क्योंकि बहुत मतलब तरक्की की है, एडवांस्ड हुई है, कैमरा, लाइटिंग, एडिटिंग, सारी चीजें वो एडअप हुई हैं, वो प्लस पॉइंट है। हाँ, लेकिन उसका जो एस्थेटिक एलिमेंट है, जमालियाती पहलू, वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ उसमें, और वो फिर उसका असर डायरेक्शन पे भी पड़ा है, उसका एक्टर्स के काम पे भी पड़ा है, हर चीज पे। मतलब जहाँ ह्यूमन क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, वो थोड़ी अफेक्ट हुई। यहाँ पर एक सवाल और प्रोडक्शन के दौरान रिपीट करेंगे आवाज। मैं कह था कि एक दिन में आप लोग सीन जो है वो कंप्लीट करने, ये कैसे मैनेज करते हैं? 15-16 मैंने एक दिन में 24 सीन भी करवाए हैं। वाह, ठीक है, अब आप 15-16 कह रहे हैं तो किसी बहुत ही रियायत से काम लिया आपने। देखें, अब वो यही तो मैं कह रहा हूं कि वो अगेन अब कहानी, यानी अब वो प्रोड्यूसर के उसमें कंस्ट्रेंट, कोई बजट के इशू, ज्यादा से ज्यादा बजट कट डाउन करना। वो बिजनेस में कहते हैं ना कि अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड। हाँ, कि आपने जो 1 रुपया बचाया, वो समझे कि आपने 1 रुपया कमा लिया। तो वो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए और खर्चे कट डाउन करने पड़ते हैं। तो वो इतने कर लिए कि आपने ड्रामे की रूह या काम की जो है और उसका आपने बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया। तो ऐसा हुआ है। यानी फिर उसमें होता था ना कि पहले आपको लगता था कि रियल लाइफ की तरह सीन है, कि एक्टर उठ के भी जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कहीं खिड़की के पास खड़ा होकर उसने डायलॉग बोल दिया, कहीं वो बैठ गया, लेट गया, कहीं कुछ कर दिया। उसने कैरेक्टर्स होते थे कि उसका तकिया कलाम होता था, कुछ कहीं कुछ बावला पागल आदमी है, कुछ अजीब अजीब। अब क्या कि नहीं, बस जल्दी जल्दी लाइनें बोले बस। मतलब इट्स मोर लाइक न्यूज कास्टिंग, खबरें पढ़ी जाती हैं। हाँ, लेकिन अच्छा काम अब भी होता है। हम सबके लिए नहीं कह सकते, अच्छा काम अब भी होता है, और वो जब भी होता है वो रिकग्नाइज होता है, रजिस्टर होता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा उसका रेशो डिस्टर्ब हो गया पहले के मुकाबले में। एक और चीज की बहुत शिकायत करती है खासतौर पे
पेरेंट्स को रोल ज्यादा चाहिए या ज्यादा माँ बाप की रोल वो भी बड़ा जरूरी है कि आप माएँ सजा जाए कि कैरेक्टर तो आप सुनिए नहीं करते। आपकी आवाज बहुत गूंज रही थी। हाँ, ये पता नहीं क्यों हो रहा है। हाँ, कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा, मैं दोबारा जी जी। रिकॉर्डिंग में इसलिए जा रहा हूँ। वही पूछा था कि ऐसे जो बाप का रोल करते हैं उनकी बड़ी कंपनी जो होती है कि वो है कि वो एक पिलर के तौर पे होती है उनको ज्यादा रोल तो वो भी एक कि आप बारे में क्या रहा है क्योंकि आजकल ये भी देखने मिल रहा है कि बाप को तो वैसे लगा दो बीमार है और ओके, और अगर दिखाते भी हैं तो कई दफा तो कोशिश की जाती है कि अब्बा जान को जल्दी अगले जहान भेज दो ताकि कैरेक्टर कम हो। हाँ, अच्छा, अब वो मैं यही बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें इनका ताल्लुक है स्क्रिप्ट से और कहानी से। अब पहले एक माँ बाप का, माओ के कैरेक्टर तो खैर अब भी ज्यादा स्ट्रांग लिखे जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो सोसाइटी का फैब्रिक है खासकर वो इस तरह के अब क्योंकि विमेन ओरिएंटेड ड्रामा ज्यादा है, लड़कियों की शादियां, तलाकें, मसले मसाइल, ये वो सबको पता, मैं उसमें क्या जाऊं। तो वो ऐसे मामलात में लड़की हमारे यहाँ आपको भी पता कि माँ के ज्यादा करीब होती है, तो माँ ने तो उसकी होना ही होना है। मतलब आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि अब्बा को खांस खोस के दिखा दिया, उधर पड़ा हुआ है, ये वो ज्यादा आया, बेटी के सर पे हाथ पे दुआ दे दी कि बेटा घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, और रगड़े खाओ, एंड में ठीक हो जाएगा। तो अच्छा, माँ अब उसकी राजदार भी होती है, माँ उसका वो होती है, मतलब पैम्परिंग करने वाली एक हस्ती होती है, माँ जरूर होती है। लेकिन टू सम एक्सटेंट ऐसा है कि वो फिलर के तौर पे हैं, और लेकिन कभी कभी ऐसा, हालांकि बाप की अपनी जिंदगी, माँ की अपनी जिंदगी, उसके भी मसाइल हो सकते हैं, उनकी भी एक अपनी एग्जैक्टली उनकी अपनी भी एक हस्ती, एक एग्जिस्टेंस है, उन बेचारों के भी कुछ इश्यूज होंगे। लेकिन वो अगेन वो बस जिस चीज पे वो फोकस कर लेते हैं तो वो फिर सारी तवज्जो उस पे वो मरकूज कर लेते हैं, और बाकी लोग बस वो आने जाने वाले मेहमान की तरह चलते रहते हैं। आपके कोई रीसेंट फेवरेट शो जो आपने कहा कि मजा आ गया मैं आपको बताऊं, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट कि पिछले काफी अरसे से मैंने जितने सीरियल्स किए हैं वो अच्छे भी चले, कुछ एक चीज सब में कॉमन जो मैंने एक्सपीरियंस की है वो है कजन्स लव मैरिज। ये मेरा ख्याल है मैं पिछले कोई 3 साल में मैं समझता हूँ कि मैंने जितने किए हैं प्रोजेक्ट, शायद उसमें सब में ये कहानी थी कि वो कजन्स की मोहब्बत, शादियां और फिर उनके प्रॉब्लम्स। मुझे ये लगता है कि बड़ा आसान काम है कि घर के अंदर ही लड़की लड़का है, मामू चाचा ताया फूफा की लड़का लड़की है, क्या बाहर जाना है, ढूंढना है, हाँ उन्हीं की आपस में पसंदीदगी करवा दो, शादी करवा दो, और फिर मसले तो होने ही होने हैं, तो मसले भी करवा दो, फिर मसले हल हो जाए। भाई मेडिकल साइंस ये कहती है कि कजन्स मैरिज के इश्यूज बड़े हैं, बच्चे जो पैदा होते हैं खुदा न खासा डिसेबल होते हैं, उनमें तरह तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो दोज आर नॉट हाईली रिकमेंडेड बाकी दुनिया में कजन मैरिज, और बाकी दुनिया में तो कजन्स को बहन भाई समझा जाता है। हमारे यहाँ तो सबसे पहले कहा जाता है कि हाँ बस बेटा बड़ा मामू की बेटी थी, तुम्हारी शादी करवा देंगे, एक ही बड़ी स्टोरी लाइन। अब उसके अंदर ही वो जितना उन्होंने पहले, इसमें इतनी लिमिटेशंस आ जाती हैं कि आपने वो सुकेड़ के कजन्स के दरमियान वो पसंदीदगी की करवाई, शादी करवाई, तो मुझे तो ये लगता है कि आधा चाम जो है, जो हो सकता है, वो तो वहीं सो जाता है कि हाँ, कि मतलब कोई नयापन नहीं है ना। कहीं आप अलग अलग फैमिली दिखाएं, कहीं और का है, कोई कहीं और का है, कोई किसी और कम्युनिटी का है, किसी और लैंग्वेज बोलने वाला, किसी और इलाके का है, किसी और मुल्क का है, किसी और बैकग्राउंड का है, तो उसमें जरा कोई अट्रैक्शन तो रहेगा आपके लिए।
अब दो जो घराने हैं वो दो भाइयों के या दो बहनों के, मोर और लेस उनका कल्चर एक ही होगा, जबान भी एक ही होगी, रहन सहन भी एक होगा। आपको नयापन क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। और ये आप ठीक कह रहे हैं, शायद ये वजह जो है लेजा जो है लेजीनेस है कि आप नहीं जाना चाहते, कहानी नहीं जाना चाहते, सुस्ती है, सुस्ती। हाँ, राइटर भी वो कहता है वो ठीक है, जिसने कहा भाई लिख दो यार, एक ही खानदान के चारों शादी करवा दो, फिर पंगा फटा करवा देना, फिर वो जो पहले मोहब्बत करता था फर्स्ट कजन शादी हो गई, फिर उसकी लड़की में उसकी जिंदगी में जो लड़की आएगी वो फिर कहीं बाहर वार से आएगी, उसकी ऑफिस की कोलीग आएगी या कहीं टकरा गई और वो फिर उससे कुछ उसका लव अफेयर होगा, फिर वो एक थोड़ा सा मसाला डालने की हम लोग कोशिश करते हैं उसमें। बहुत सेट फॉर्मूला बात फॉलो की। हाँ हाँ, वो बस वो हाँ, तो नयापन जो है वो बड़ा जरूरी है। नए थॉट्स हैं, नई कोई यूनिक चीज है, कोई अनोखापन है, कोई मानी खेज ट्विस्ट एंड टर्न ड्रामे में हम बाहर की दुनिया का काम देखते हैं तो अब भी हैरान रह जाते हैं कि यार लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, वो सोच कहाँ से कहाँ उनकी चली गई है, क्रिएटिविटी का आप लेवल देख रहे हैं और कहाँ, हाँ पता नहीं कहाँ कहाँ लोग कहाँ कहाँ की कहानियां जो हम सोच भी नहीं सकते, वो चाहे साइंस फिक्शन है चाहे कुछ भी है। हाँ जी जी। इस वाले से अगर जाती है अभी या 24 या 36 एपिसोड तो बाहर में अगर आप या आज इसका बहुत तेजी से रिवाज हो रहा है। आप 50 मिनट में आप सोचेंगे और कहानी को जल्दी लव सीरीज कम से कम जल्दी लगता है कि ऐसा अगर आप हमारा ट्रेडिशनल क्लासिक ड्रामा देखें पीटीवी के जमाने का या उसके बाद भी कुछ अर्से तक, हाँ तो 13 एपिसोड होती थी स्टैंडर्ड, 13 बहुत बहुत कम होता था कि 14 या 15 पे जाता था। उसमें ये कि स्टोरी इंटैक्ट रहती थी, इंटरेस्ट के एलिमेंट बरकरार रहता था, लोगों को इंतजार रहता था। अब कम से कम ड्रामे की जो है वो अगेन उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट क्योंकि ज्यादा इन्वॉल्व है, 25 एपिसोड कम होती नहीं, और सीरियल बल्कि 25 अब तो 30-32 पे भी खींच लेते हैं वो। और उसमें फिर क्या होता है कि कहानी ड्रैग हो जाती है, लोगों का इंटरेस्ट अगर बहुत ज्यादा वाकई स्टोरी लाइन स्ट्रांग ना हो तो व्यूअर्स का इंटरेस्ट जल्दी खत्म होने लगता है, वो फिर स्विच करने लग जाते हैं। तो मैं फील करता हूँ कि इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए, मैक्स 15-16 एपिसोड तक जो है एक 40 मिनट्स का जो एपिसोड है उसको वाइंड अप कर देना चाहिए, 15-16 एपिसोड तक। एक ड्रामा में नाम ले रहा हूं वो तो उन्होंने एक दिन से ही पहले एपिसोड कर दिया वो 30 आखिर में ड्रामा खत्म कर दिया। तो ये भी एक चीज चली जाती है कि जैसा कहानी ज्यादा है और अच्छा हम एक बड़ा आमिर बता दिया वो बता रहे हैं भाई माफ कर दे। क्या लगता है आपको, मतलब क्या लगता है हम एक लाइन क्रॉस हुई, एक लाइन पहली बात तो ये कि अदनान ने आज ही एक अपोलॉजी की वीडियो आपको पता है कि वायरल की है, वो हुई है। अदनान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा इंसान है, अच्छा एक्टर है, पढ़ा लिखा सुलझा हुआ इंसान है। बात ये कि वो मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उतना शार्प और उतना चालाक उतना नहीं है जितने मतलब बाकी एंकर्स वगैरह। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अब वो आज आमिर लियाकत साहब की भी आ गई अपोलॉजी की वीडियो, दोनों की आ गई। हाँ आ गई। अच्छा, बात यह है कि अब हमारे यहाँ वो लोग कि जिनको जमाने हो गए काम करते करते, यानी ये तो नहीं है ना कि एक हफ्ता हुआ 10 दिन हुआ, फिर आप लाइव शो की बात करते हैं, एक्सक्यूज ये देते हैं कि जी लाइव शो में आप कैरिड अवे हो जाते हैं, जबान स्लिप हो जाती है। भाई साहब आप एक काम सालों से कर रहे हैं, मुद्दतों से कर रहे हैं, और वो मजे की बात ये कि जो आप कर रहे हैं वो हमेशा लाइव ही करते हैं, वो रिकॉर्डेड होता ही नहीं है। आप चाहे रमजान शो करें, मजहबी शो करें, मोस्टली मेरे ख्याल है 95% लाइव काम करते हैं। तो एग्जैक्टली आपका तो काम है, आपकी तो कोर फील्ड वही है,
तो आपको तब तक पता चल जाना चाहिए कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। वो चाहे हमारे एंकर हों, चाहे हमारे मजहबी उलमा रहनुमा हों। बात ये, मैं आपकी छोटी सी बात बताऊं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो दुनिया के अजीम तरीन लीडर्स में क्यों काउंट होते थे? एक बात बहुत कम लोगों को पता है, वो मैंने ये पढ़ी थी और उसके बाद मैंने उस चीज को फॉलो भी किया, रिसर्च भी किया, और वो मैंने उस बात को बिल्कुल दुरुस्त पाया। उन्होंने जिंदगी में कभी सॉरी नहीं कहा किसी से, और ईगो प्रॉब्लम में नहीं। उन्होंने जिंदगी में कभी बेसोचे समझे, और जिसको हम कहते हैं ना स्लिप ऑफ टंग, और फलाना हो गया तो मेरी ब्रेकें फेल हो गई क्योंकि मेरी जबान की ब्रेक का तेल खत्म हो गया था, ब्रेक ऑयल मैंने चेंज नहीं करवाया था तो स्लिप हो गई ब्रेक। ऐसा नहीं है भाई। इसीलिए वो एक बड़े लीडर थे कि जो बोलते थे उसको 10 दफा सोचते थे फिर बोलते थे। तो कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो। आप चाहे लाइव हो चाहे कुछ भी हो, तो भाई अल्लाह ताला ने अकल तो उस वक्त भी आपकी जिंदा ही रखी हुई है। आप अल्लाह न करे कोई किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में तो नहीं है, आप अपने होश आवास में बैठे हुए हैं ना, बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए पढ़े लिखे आदमी क्या बोलना है क्या नहीं। और इस तरह की चीजें कि जो किसी के दिल आजारी का बायस बने, बेकार किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, मेरे ख्याल अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है, वरना फिर बाद में ये माफिया मांगते फिरते हैं आप। और दूसरी बात ये कि इस बात तो मेरे ख्याल आपको नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ देखिए, किसी के पॉलिटिकल व्यूज हैं, रिलीजियस व्यूज हैं, आप भले उनसे एग्री ना करें, ठीक है, उस इंसान का अपना नजरिया, आपका अपना नजरिया, लेकिन आप उसके व्यूज की रिस्पेक्ट तो करें ना, यानी उसको बुरा ना करें। एग्जैक्टली। हाँ, अब ये है कि कभी कभी रेटिंग वगैरह के चक्कर में और ज्यादा फैन फॉलोइंग के चक्कर में लोग जानबूझ के भी पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ताकि वो चीज डिस्कस हो। देखें, कहते हैं ना कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। मैं आप यहाँ बैठ के 1 लाख अच्छी बातें करेंगे तो वो कहेंगे यार ये तो सभी करते हैं। अब आप या मैं कोई उल्टी सीधी बात किसी भी टॉपिक पे कुछ कह दें, देखिए मतलब मैं अगर कह दूं तो कल कैसी लेतरॉल होती है, और हाँ वो तो होगी और उसके बाद फिर मैं कहूंगा सॉरी जी मेरी तो जबान फिसल गई थी, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था, हो गया। तो ये जानबूझ के भी बहुत सारे लोग करते हैं, बाकायदा एजेंडा होता है उनका। यस, बिल्कुल है। अच्छा, ये काफी अच्छी चल रही है पाकिस्तान में, सॉरी क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान हाँ, मैंने रिसेंटली एक फिल्म की थी, वो क्योंकि कमर्शियल फिल्म नहीं थी, अगेन बड़े सीरियस टॉपिक पे थी, और इंटीरियर सिंध में जो अगर आप भी न्यूज़ पढ़ते हो तो थरपारकर और इंटीरियर सिंध में जो बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो के बेचारे भूख और प्यास से मरते रहते हैं, तो उस टॉपिक पे वो फिल्म थी। उसमें एक्टर्स हालांकि अच्छे थे, सिनेमाज में चली, तो अब वो बहुत ज्यादा कमर्शियल मिर्च मसाले धूम धड़ाके वाली फिल्म नहीं थी, तो तलाश। लेकिन जिसने देखी उस अप्रिशिएट की उन्होंने, क्योंकि उसका टॉपिक ऐसा था। जी बिल्कुल। हाँ, मेरी इस वक्त एक तो जो है ऑन एयर है प्ले टीवी का, उसमें मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि वो सिटकॉम है, कॉमेडी काम है, बड़े अरसे बात किया है, और उसका स्क्रिप्ट भी अच्छा होता है, और उसमें फ्लेवर्स हैं। यानी मैं एक देहाती टाइप के सीधे सादे शरीफ पठान का रोल कर रहा हूँ, मेरी जो बेगम दिखाई हैं वो पंजाबी स्पीकिंग दिखाई हैं। अच्छा, हाँ, एक और जो बच्चे हैं वो कभी वो पंजाबी स्पीकिंग है कभी पश्तो की तरफ, तो वो उसमें बड़ा मजेदार फ्लेवर है। मेरा एक भाई है छोटा, वो मेरे साथ रहता है, वो पश्तो लहजे में बातचीत करता है, तो वो उसमें बड़ा मतलब फन एलिमेंट है, उसमें मजा आ रहा है। प्लस माई मॉडर्न फैमिली, हाँ, मेरी मॉडर्न फैमिली, माई मॉडर्न फैमिली प्ले टीवी पे है, और वो जरा मजेदार डिफरेंट सा काम है। हाँ, एक्चुअली इसलिए कि सीरियस काम कर करके भी आपके जबड़े
स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है, आपकी आंखें हर वक्त पता नहीं कब रोना पड़ जाए, ठीक है, कब ये लाइन आएगी और आपके बैंक बजेगा और है क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, मर गया है, तलाक हो गई, ये हो गया, आप वो लगता है कि आप वैसे ही हो गए, तो कि आपको चेंज मिलता है तो आपको भी थोड़ा एक सांस मिलता है, एक फ्रेश फील जो है आपको आता है कि अच्छा यार चलो। तो अभी काफी दिन से सब लोग बैठे हैं घरों पे और सेल्फ इंफॉर्मेशन के, ये वक्त कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर रहा है वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये कि मैं आपको बताऊं कि एक्टर्स की जिंदगी वैसे भी ये होती है कि बड़े से बड़ा एक्टर, उसके जब प्रोजेक्ट की शूट चल रही होती है, कई दफ़ा 2-2, 3-3 वीक चल रहे होते हैं, कई दफ़ा एक चल रहा होता है, वो जब वाइंड अप होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम बीच में गैप आता है, नया प्रोजेक्ट आप साइन करते हैं, उसकी शूट स्टार्ट होता है, यानी प्रोडक्शन की अपनी स्केड्यूलिंग होती है कि अगर आज आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो वो मतलब कई दफ़ा 1 महीना आपको मिल जाता है, तो उसमें फिर एक्टर्स ये कि घर पे भी वक्त गुजारता है, अपनी फैमिली के साथ भी, और अपने जो ज़ाती काम रुके होते हैं वो करता रहता है, तो सोशलाइजिंग के अलावा मेरे ख्याल है कोई ऐसी उलझन वाली बात नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। जबरदस्त है। और ऐसी कोई आदत आपने डेवलप नहीं जो आपको थोड़ा मुश्किल है, या इट्स ऑल नॉर्मल? बात यह है कि इस लॉकडाउन ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को अपने अंदर झांकने का मौका दिया, सेल्फ एनालिसिस की तरफ गए बहुत सारे लोग, खासकर अपनी आदत और जो रूटीन थी, तो पता ये चला कि हम लोग पता नहीं कितने काम फालतू करते रहते थे जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी, फालतू पैसे खर्च करते रहते थे जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती थी, और बेकार इधर निकल गए उधर निकल गए, टाइम है तो भी नहीं पढ़ा, पढ़ने लिखने की तरफ ज़रा लोग दोबारा आए हैं, कुछ अपने रवैयों की तरफ लोगों ने सोचा, तो मैंने भी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि अब सोची है कि यार आइंदा कुछ चीजें करनी है और कुछ नहीं करनी। जबरदस्त है, आपने बिल्कुल सही समाज किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ आज कोई आप मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? अरे भाई मैसेज बड़े लोग देते हैं, जो जिनके पास बड़ा कोई इल्म का खजाना होता है, बड़ी इंफॉर्मेशन होती हैं। अरे मेरे पास कोई नहीं, बड़े पढ़े लिखे स्कॉलर्स लोग मैसेज देते हैं, या फिर बड़े बड़े जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स मैसेज देते हैं, और ये अलग बात है कि खुद अगेंस्ट चलते हैं उसके बिल्कुल तो वो बस मैसेज यही है कि टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है, दूसरों को बर्दाश्त करने की खूब, दूसरों की लाइफस्टाइल, दूसरों की वो उनके जो भी तरीका है ज़िंदगी का सोचने का, आप उससे इत्तेफाक करें न करें, उसको इज्जत ज़रूर दें, और ये समझें लिव एंड लेट लिव, जिस तरह आप समझते हैं ना कि जी मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक है, आपके जो भी सियासी मजहबी अकायद हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, एग्जैक्टली ये हक दूसरों का भी है, उनकी इज्जत करें उसी तरह, और ज़बरदस्ती लोगों को बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैंने जो बड़े झटके खाने के बाद कुछ चीज़ें सीखी हैं, उनमें एक चीज़ ये भी मुझे समझ में आई कि लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। उसकी एक एग्जाम्पल ये कि हो सकता है कि मैं आपको बहुत अच्छा लगता हूँ किसी भी वजह से, और ये भी हो सकता है कि मैं सामने वाले किसी और आदमी को बहुत बुरा लगता हूँ, ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये कि हाँ, इसका मतलब ये कि हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, अच्छा बुरा नहीं, मतलब ये परसेप्शन पे भी डिपेंड करता है हमारे, लेकिन ये कि हम सब बस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और हमें इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको इश्यूज नहीं बनाना चाहिए, वो उनको कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट करने की बजाय डिफरेंसेस को समझें, और कंपैटिबिलिटी मस्ट नहीं है रिश्ते नातों में जिंदगी गुजारने के लिए, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। बहुत
और बिल्कुल सही है, जो सही है, जो डिफरेंसेस हैं उनको भी सेलिब्रेट करना चाहिए कि अपनी एक उसके अंदर और जैसे कहा जाता है और तमाम लोग जो थैंक यू वेरी मच, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपके साथ गपशप करके और आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।